साल 2022 अपनी तमाम तर रंगीनियों और रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। इस साल ने जहां बहुत से खुशी के लम्हात दिए, वहीं आंसुओं के साथ रोने पर भी मजबूर किया। 2022 में पाकिस्तान की बहुत सी अहम शख्सियात हमसे जुदा हुई। उनका मुआशरे में एक मकाम था और सब उन्हें इज्जत और एहतराम से पुकारते थे। बिलाशुबा उनके जाने से नापुर होने वाला खला वजूद में आया। 2022 में कौन कौन सी अहम शख्सियात का इंतकाल हुआ, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। नंबर 1, 8 फरवरी 2022 को साबिक रुकन कौमी असम्बली, मुमताज कॉलम निगार, ड्रामा निगार, मारूफ नॉवल निगार बुशरा रहमान लाहौर में 77 बरस की उम्र में इंतकाल कर गयं। उनके बेटे हसन ने वालिदा की वफात की तस्दीक की और बताया कि उनकी वालिदा कोरोना में मुब्तला और अरसे से बीमार थीं। बुशरा रहमान रोजनामा नवाए वक्त में चादर, चार दीवारी और चांदनी के उन्वान से तवील अरसे तक कॉलम लिखती रहीं। 29 अगस्त 1944 को बहावलपुर में पैदा होने वाली बुशरा रहमान के लिखे हुए कई नॉवल भी मकबूल हुए। 2007 में अदबी खिदमात पर उन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। बुशरा रहमान ने 1983 में अपने सियासी करियर का आगाज किया। वो मजलिस शूरा पंजाब की रुकन रहीं और उन्हें बुलबुल पंजाब के खिताब से नवाजा गया। बुशरा रहमान ने जामिया पंजाब से MA सहाफत की सनद हासिल की थी। उन्होंने PTV और प्राइवेट प्रोडक्शन के लिए कई ड्रामे भी लिखे। उनके नॉवल और अफसाने खवातीन में बहुत मकबूल थे। नॉवल, अफसानों और सफरनामों पर मुश्तमिल उनकी 17 से जायद किताबें शाया हुई। उनकी मशहूर तसानीफ में चुप अफसाने, खूबसूरत, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, एक मुतालिया, चांद से ना खेलो, लाजवाल, दाना रसोई, संदल में सांसें चलती हैं, बेसाख्ता, किस मोड़ पर मिले हो, अल्लाह मियाँ जी, तेरे संग दर की तलाश में, बारसा, शर्मीली, बाउली, भिकारन, टिक टिक देदम, टोक्यो, दर देश, बहशत, इश्क इश्क, एक आवारा की खातिर, लाला सहराई, पेइंग गेस्ट, पशेमान, कलम कहानियां, बुत शिकन, प्यासी, चारागर शामिल हैं। उनकी शादी लाहौर के सनदकार मियां अब्दुल रहमान से हुई थी। नंबर 2, पाकिस्तान भर में ईदी फाउंडेशन के नाम से सबसे बड़े समाजी फलाही नेटवर्क के मरहूम बानी अब्दुल सत्तार ईदी की अहलिया बिल्किस ईदी जुमा 15 अप्रैल को कराची के एक अस्पताल में इंतकाल कर गयीं। वो गुज़श्ता चंद हफ्तों से बहुत अलील थीं। बिल्किस ईदी कई दिहाइयों से न सिर्फ अपने शोहर के साथ मिलकर जरूरतमंदों की मदद करती रहीं, बल्कि उन्होंने खुद अपने नाम से बिल्किस ईदी फाउंडेशन भी कायम कर रखी थी। मरहूमा पेशे के एतबार से एक तरबियत याफ्ता नर्स थीं। उन्होंने पहले अपने शोहर के साथ मिलकर और उनके इंतकाल के बाद अपने बेटे के साथ मिलकर मजमूई तौर पर 6 अशरों से भी जायद अरसे तक इंसानियत की ऐसे खिदमत की कि इस दौरान लाखों जरूरतमंदों में उनके मजहब, रंग, नस्ल, उम्र या किसी भी दूसरी बुनियाद पर कोई तफरीक न की गई। अब्दुल सत्तार ईदी और बिल्किस ईदी की दीगर बहुत सी इंतहाई गिरा कदर खिदमात के साथ साथ उनका एक मिसाली काम झूलों का कयाम है। इन झूलों से मुराद ऐसे पालने थे जिनमें लोग मुल्क भर में ईदी होम्स के बाहर अपने वो बच्चे छोड़ जाते थे जिनकी पैदाइश की किसी ने ख्वाहिश नहीं की होती थी। ऐसे बच्चे तकरीबन हमेशा ही गैर अज़वाजी जिस्मानी ताल्लुकात या रेप जैसे जराइम के नतीजे में पैदा होते थे और बिल्किस ईदी फाउंडेशन ने ये एहतमाम किया था कि ऐसे बच्चों के वालिदैन इन नौमौलूद इंसानों को कत्ल न करें, बल्कि उनके ईदी होम्स के बाहर झूलों में छोड़ जाएं। मकसद ऐसे बच्चों की जानें बचाना होता था और ये काम आज भी जारी है। बिल्किस ईदी फाउंडेशन आज तक ऐसे 42,000 से ज्यादा पाकिस्तानी बच्चों की जानें बचा चुकी। नंबर 3, 7 मार्च को पाकिस्तान के साबिक सदर रफीक तारड़ 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उनके पोते और मुस्लिम लीग के रहनुमा अता तारड़ ने अपने ट्वीट में साबिक सदर के इंतकाल की तस्दीक की। वो एक अरसे से ज़्यादती समेत कई दीगर बीमारियों में मुब्तला थे। रफीक तारड़ 2 नवंबर 1929 को मंडी बहाउद्दीन में पैदा हुए। वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 1997 में सेनेटर भी मुंतखब हुए। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से 1951 में LLB किया और उसके बाद लाहौर में प्रैक्टिस शुरू की। बाद अज़ाम वो आला अदलिया के जज भी रहे। रिटायरमेंट के बाद 65 साल की उम्र में उन्होंने नवाज शरीफ के कानूनी मुशीर की हैसियत से काम शुरू किया और यूं उनकी सियासत में आमद हुई। 1997 में सेनेटर मुंतखब होने के बाद उसी साल मुस्लिम लीग नून ने उनको सदारत के लिए नामजद किया और अगले साल जनवरी में वो सदर मुमलिकत बन गए। रफीक तारड़ पाकिस्तान के 9वें सदर के ओहदे पर फाइज रहे। उन्होंने 1 जनवरी 1998 को अपने ओहदे का हल्फ उठाया था और 20 जून 2001 तक वो इस ओहदे पर काम करते रहे। इससे कबल वो 6 मार्च 1991 से 1 नवंबर 1994 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे। नंबर 4,
साबिक ICC एम्पायर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर असद रऊफ हरकतें कलब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए। असद रऊफ के भाई ताहिर ने उनके इंतकाल की तस्दीक की। जराए के मुताबिक असद रऊफ दुकान बंद करके घर जा रहे थे कि अचानक सीने में तकलीफ महसूस हुई। असद रऊफ को दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। असद रऊफ ICC के टॉप एम्पायर रहे। असद रऊफ ने दाएं हाथ के बैट्समैन की हैसियत से 71 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 3 सेंचुरियों और 22 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 3423 रन बनाए। उन्होंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज, लाहौर सिटी वाइट्स, नेशनल बैंक और पाकिस्तान रेलवेज की नुमाइंदगी की थी। असद रऊफ ने 49 टेस्ट, 98 वनडे इंटरनेशनल और 23 T20 मैचों में अंपायरिंग के फराइज अंजाम दिए। वो 2006 में ICC के एलीट पैनल में शामिल हुए। ताहम उनकी जिंदगी में उस वक्त भौचाल आया जब सितंबर 2013 में इंडिया में होने वाली IPL के दौरान मुंबई पुलिस की तहकीकात में उन पर स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस होने का इल्जाम सामने आया। इस स्कैंडल में चेन्नई सुपर किंग के अहम एहलकार गुरुनाथ मेयापन और राजस्थान रॉयल्स के 3 क्रिकेटर्स हिरासत में लिए गए। मुंबई पुलिस असद रऊफ को भी तफ्तीश में शामिल करना चाहती थी क्योंकि उनका ख्याल था कि उन्होंने भी मुबैना तौर पर तहाइफ वसूल किए हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने असद रऊफ पर 5 साल की पाबंदी आयद की, जबकि ICC ने उन्हें न सिर्फ इंग्लैंड में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी के एम्पायर पैनल से अलग कर दिया बल्कि वो एलीट पैनल से भी बाहर हो गए। इससे कबल 2012 में भी असद रऊफ इंडियन मीडिया में शायद सुर्खियों में आए जब उनकी एक इंडियन मॉडल लीना कपूर के साथ तस्वीर सामने आई। लीना कपूर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो असद रऊफ ने मुबैना तौर पर उनसे ताल्लुकात कायम किए थे और शादी का वादा किया था। तहम असद रऊफ ने ऐसी किसी भी ताल्लुक की सख्ती से तरदीद की थी। नंबर 5, 20 दिसंबर 2022 को हॉकी लेजेंड ओलंपियन मंजूर हुसैन जूनियर हरकतें कलब बंद होने के बायस लाहौर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान और हॉकी लेजेंड ओलंपियन मंजूर हुसैन जूनियर को सुबह 6 बजे अचानक दिल की शदीद तकलीफ के बायस लाहौर के शालीमार अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गए। 64 साल हॉकी लेजेंड ओलंपियन को पहले ही 3 स्टंट डाले जा चुके थे, लेकिन वो जानबर न हो सके। 175 मरतबा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 86 गोल करने वाले मंजूर 28 अक्टूबर 1958 को सियालकोट में पैदा हुए। ओलंपियन मंजूर हुसैन जूनियर ने 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में कौमी टीम की नुमाइंदगी करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया था, जबकि 1978 और 1982 की फाते टीम का हिस्सा रहे। मंजूर हुसैन जूनियर को दुनिया आज भी 1982 के हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल के हीरो के तौर पर पहचानती है, क्योंकि उस मैच के दौरान मंजूर हुसैन ने 6 जर्मन डिफेंडर को डॉस देके गोल स्कोर करके शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और पाकिस्तान को तारीखी फतह से हमकिनार किया। हुकूमत पाकिस्तान ने हॉकी के मैदान में नुमाया खिदमात के एतराफ में मंजूर जूनियर को 1984 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा था। नंबर 6, मुफ्ती आजम पाकिस्तान और जामिया दारुल उलूम कराची के सदर मुफ्ती मोहम्मद रफी उस्मानी 19 नवंबर को कराची में इंतकाल कर गए। मुफ्ती रफी उस्मानी के भतीजे साउद उस्मानी ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि किस दिल से कहूं कि मेरे महबूब चचा मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद रफी उस्मानी अभी कुछ देर पहले इंतकाल कर गए। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मोहम्मद रफी उस्मानी 21 जुलाई 1936 को हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के मशहूर कस्बे देवबंद में तहरीक पाकिस्तान के सरकर्दा रहनुमा मुफ्ती आजम मोहम्मद शफी उस्मानी के घर पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम और हिफ्ज़ कुरान का आगाज दारुल उलूम देवबंद से किया और 1947 में खानदान के हमरा हिजरत करके पाकिस्तान आए तो आपकी उम्र 12 साल थी। मुफ्ती रफी उस्मानी ने 1948 में मस्जिद बाबू सलाम आराम बाग कराची से हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया और 1951 में अपने वालिद की कायम करदा दीनी दरसगाह जामिया दारुल उलूम कराची नानक वाड़ा से दरसी निजाम की तालीम के लिए दाखिला लिया। उनका शुमार दारुल उलूम के अव्वलीन तलबा में होता था। मुफ्ती रफी उस्मानी ने 1960 में आलिम फाजिल मुफ्ती की तालीम मुकम्मल करने के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से फाजिल अरबी की डिग्री हासिल की और जामिया दारुल उलूम कराची से ही तदरीस का आगाज किया और 1971 में दारुल अफ्ता और दारुल हदीस की जिम्मेदारियां संभाल ली। उन्होंने 1976 में मुफ्ती शफी उस्मानी के इंतकाल के बाद दारुल उलूम कराची का इंतजाम संभाला और उनकी काविशों से दारुल उलूम कराची का शुमार आज पाकिस्तान के बड़े तालीमी इदारों में होता है। मुफ्ती रफी उस्मानी को 1995 में मुफ्ती आजम वली हसन टॉनकी के इंतकाल के बाद इल्मी खिदमात पर उलमाए कराम ने मुफ्ती आजम पाकिस्तान का मनसब दिया और अहम मवाक़ों पर रहनुमाई की। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती रफी उस्मानी ने 2 दर्जन से ज़ायद तहकीकी पर्चे किताबें तहरीर की, जिनमें इख्तलाफ रहमत फिरका बंदी हराम 2 कौमी नजरिया फिका में इज्मा का मकाम यूरोप की जागीरदारी सरमायादारी और इश्तराकी निज़ाम का तारीखी पस मंजर और मसले के देवबंद फिरका नहीं इंतबाह सुन्नत समेत
دیگر کتب شامل ہیں۔ مفتی محمد رفیع عثمانی وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نائب صدر، کراچی یونیورسٹی اور ڈاؤ یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ رکن، اسلامی نظریاتی کونسل، رویت ہلال کمیٹی اور زکوٰۃ و عشر کمیٹی سندھ کے رکن اور سپریم کورٹ آف پاکستان اپیلٹ بینچ کے مشیر بھی رہے۔ نمبر 7، 23 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ سرکاری ٹی وی چینل کے مطابق ان کی عمر 70 برس تھی اور وہ کورونا سے متاثر ہونے کے بعد طبی مسائل کا شکار تھے۔ رحمان ملک پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک وزیر داخلہ کے منصب پر فائز رہے۔ رحمان ملک کو سانس لینے میں مشکلات ہوئیں تو انہیں اسلام آباد کے نجی ہسپتال میں وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا، جہاں وہ کئی روز تک زیر علاج رہنے کے بعد وفات پا گئے۔ سینیٹر رحمان ملک کے پھیپھڑے کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما رحمان ملک نے سوگواروں میں بیوہ اور 2 بیٹیوں کو چھوڑا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما رحمان ملک کا شمار بے نظیر بھٹو کے بااعتماد ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان میثاق جمہوریت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ سینیٹر رحمان ملک 12 دسمبر 1951 کو پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق پنجاب کے ضلع سیالکوٹ سے تھا۔ رحمان ملک نے اپنے کیریئر کا آغاز فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA میں بطور ڈائریکٹر کیا۔ بے نظیر بھٹو جلا وطن ہوئی تو رحمان ملک بھی جلا وطن ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی واپس آئے۔ 2008 کے انتخابات ہوئے تو انہیں وزیر اعظم کا مشیر برائے داخلہ تعینات کیا گیا۔ بعد ازاں وہ سینیٹر منتخب ہو کر وزیر داخلہ بن گئے۔ وزارت داخلہ سے سبکدوش ہونے کے بعد وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین رہے۔ پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت میں وہ پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان اختلافات کی صورت میں پل کا کردار بھی ادا کرتے رہے۔